Okay, dear students and viewers, once again I have just come before you with one lecture on critical opinion series. मैं critical opinion series पर एक लेक्चर लेकर आया हूँ। मुद्दा है कि संविधान पर फिर से बहस क्यों? Why the debate and discussion once again started on the nature of Indian Constitution and the response of different parties to this Constitution. जब मैंने पिछले कई दिनों से न्यूज़पेपर देखा, क्योंकि वजह यह थी कि हमारे संविधान के 75 इयर्स पूरे हुए। पार्लियामेंट ने 26 नवंबर को जो कॉन्स्टिट्यूशन डे था, उसके बाद एक बहस की शुरुआत की। 2 डेज तक बहस चलते रहे, लेकिन जो पार्लियामेंट में जो इस पर बहस हुई, दैट हैज टेकन ए वेरी अनप्लीजेंट टर्न। मतलब हमारे देश की सबसे रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड यू कैन से द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर जो बहस का स्तर रहा, उसने हमें जरूर निराश किया। तो हम आपके समक्ष इस बहस की प्रकृति और इस बहस के डायरेक्शन पर कुछ चर्चा करने आए। देखिए, आप गौर से अगर देखेंगे इस पूरे बहस के बेसिक एसेंस को, सार को, तो आपको इस डिबेट के 3 मुद्दे मिलेंगे। एक मुद्दे है कि हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इंडिया में हुआ है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन 1951 में, यह हमारे संविधान बनने के जस्ट 16 मंथ्स के अंदर हुआ है। जबकि इसमें संविधान के पुरोधा व्यक्तित्व पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, एंड इट वाज एट द इनिशिएटिव ऑफ नेहरू ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। तो एक्चुअली जब पार्लियामेंट में जब एक दूसरे पर दोषारोपण की दौर चल रहा था, तो उस क्रम में प्राइम मिनिस्टर ने भी यह मुद्दा उठाया कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तो पहला खिलवाड़ तब हुआ जब ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। अब ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा शुरू हुई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर्स लेगेसी। क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज में आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लेगेसी को लेकर एक होड़ चल रही। देयर इज जस्ट लाइक यू कैन से अ राइवलरी और जस्ट अ रेस फॉर प्रोजेक्टिंग डॉक्टर अंबेडकर एज द माउथपीस ऑफ द पार्टी। तो अब सवाल यह उठता है कि इस पर भी थोड़ा विचार करना आवश्यक है, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ब्लू टी शर्ट एंड ब्लू साड़ी में पार्लियामेंट में प्रकट हुई, और उनके साथ बहुत सारे कांग्रेस के मेंबर्स थे जिन्होंने ब्लू ड्रेस धारण किया हुआ था। और इसका सिंबॉलिक मीनिंग होता है कि आकाश, या आकाश को सिंबलाइज करता है कि खुले आकाश के नीचे सभी बराबर हैं। तो कहीं ना कहीं ये दलित वर्ग के प्रति अपने सहयोग और अपने कंसोलिडेशन को सिंबलाइज करता है। उन्होंने एक तरह से यह दिखाया कि हम डॉक्टर अंबेडकर और दलित वर्ग के साथ हैं, बल्कि जय भीम का नारा लगाया गया और डॉक्टर अंबेडकर के प्रति महान श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो अब ये कांग्रेस और राहुल गांधी का यह दावा कहां तक सही है कि वास्तव में कांग्रेस अंबेडकर के लेगेसी का वास्तविक वाहक है। और फिर तीसरा मुद्दा आता है कि अपहोल्डिंग
द बेसिक वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि कौन सी पार्टी, वह बीजेपी है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट तो इस रेस में फिलहाल नहीं है, लेकिन कई अन्य पार्टियां भी इसमें है, जिसमें एक आम आदमी पार्टी भी है, तो सभी इस बात का दावा करते हैं कि वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वास्तविक लेगेसी को लेकर चल रहे हैं और उनकी जो वैल्यू है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया है, जिसमें उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ही हैज़ बीन द, यू कैन से, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक वैल्यूज है उसको केवल हमारी पार्टी अपहोल्ड करती है, हमारी पार्टी उसको प्रिजर्व करती है और बाकी पार्टियां उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। तो इन तीन मुद्दों पर हम संक्षिप्त में ये दोनों पक्ष आपके सामने रखना चाहेंगे। अब देखिए, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उस पर निम्नलिखित रूप में आपत्ति की जाती है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन? पहला पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन यह है कि यह जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने वाली जो हमारी पार्लियामेंट थी, वो पार्लियामेंट कोई इलेक्टेड पार्लियामेंट नहीं थी, वो जस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक्सटेंशन था और यह यूनिकैमरल थी। तब तो राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था, क्योंकि 1951 में जब हमारी संसद काम कर रही थी, वह संसद एक एडहक पार्लियामेंट थी, वह एक एक्चुअल पार्लियामेंट नहीं थी, बिकॉज दिस पार्लियामेंट वाज फंक्शनिंग बिफोर द फर्स्ट इलेक्शंस इन इंडिया। अभी इंडिया में पहला इलेक्शन तक नहीं हुआ था, इसलिए यह पार्लियामेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक्सटेंशन था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के आधार पर नहीं थी, मतलब सार्वत्रिक व्यक्ति मताधिकार के आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन नहीं हुआ था। और इसका एक दूसरा नकारात्मक पक्ष यह था कि इट वाज नॉट इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन, रेदर इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब कि जो प्रांतों की विधानसभा है उसे चुनकर सदस्य आए थे, और जो प्रांतों की विधानसभा जिन्होंने इसका इलेक्ट किया था, जो लेजिस्लेटिव असेंबली, उनका हाल ये था कि वहां पर जो सफरेज था, जो मताधिकार था, वो मात्र 10 to 11% इंडिया के लोगों को मताधिकार मिला हुआ था। और वैसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बच्चा जो इंडियन पार्लियामेंट था, उसने भारत की कॉन्स्टिट्यूशन का इतना मेजर चेंज कर दिया कि उपेंद्र बख्शी जैसे विशेषज्ञ मानते हैं कि इट वॉज द नेहरूज कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसको सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। आखिर ये 16 डेज के बहस में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, वह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसी एक आर्टिकल में नहीं हुआ। आर्टिकल मान लीजिए 14 है, 15 है, 31 है, ये सब तो मेजर है, लेकिन इसके साथ आप देखेंगे कि एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स चेंज हुए। तो इस पर एक स्कॉलर हैं त्रिपुर दमन सिंह, पहले भी मैं उनका रेफरेंस दे चुका हूं, उन्होंने एक बुक भी इस पर लिखी हुई है, 16 स्टॉर्मी डेज और द स्टोरी ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड 16 स्टॉर्मी डेज। इसमें बड़े विस्तार से इन्होंने बताया है कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्टॉर्शन हुआ और जो नेशनल मूवमेंट में इंडिविजुअल फ्रीडम के एक बहुत बड़े पुरोधा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड ही वाज गाइडेड बाय द एंड ही वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। उन्होंने खुद इंडिविजुअल फ्रीडम को क्रश कर दिया। लेकिन इसमें दोनों पक्षों को आपको समझना पड़ेगा। पक्ष क्या है कि यह सही है कि हमारे मौलिक अधिकार के साथ जबरदस्त छेड़छाड़ हुई, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आपका जो आर्टिकल 1991 था, उसके साथ 1992 में कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जुड़ गया, जैसे हमारा फॉरेन कंट्री के साथ हमारा रिलेशन है, पब्लिक ऑर्डर है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है। इसके पक्ष में
आर्टिकल 19(1) में जो हमारे 7 फ्रीडम्स दिए गए थे, उस 7 फ्रीडम्स को डिस्टॉर्ट किए जा सकते थे। और उसमें जो एक फ्रीडम जिसको आप कह सकते हो कि जो आपका संपत्ति का अधिकार है, उस पर तो सीधी चोट थी, तो उसमें छेड़छाड़ हुई। आर्टिकल 15 में छेड़छाड़ हुई और रिजर्वेशन के लिए स्पेस को क्रिएट किया गया। फिर आर्टिकल 31 में पहली बार संपत्ति के अधिकार पर एक बहुत बड़ा प्रहार हुआ जब आर्टिकल 31 में 31A भी जोड़ा गया। तो इस आधार पर हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पर यह चार्ज किया कि उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले डिस्टॉर्ट किया है, क्योंकि उन्होंने यह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाकर एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन मैं आपको एक बात, इसमें एक दूसरा पक्ष भी सुनना होगा। वो दूसरा पक्ष क्या है, उस पर हम लोग नजर डालें। देखिए, जिस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस चल रही थी, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का तर्क यह था कि देखिए, जो फ्रीडम है उसमें इकोनॉमिक एंड सोशल फ्रीडम काफी मायने रखता है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल फ्रीडम काफी मायने रखता है, तो अगर हम राइट टू प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो राइट टू प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करने का यह मतलब होगा कि हम फिर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस नहीं ला पाएंगे। और हम लोगों का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में प्रोविजंस था, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो प्रोविजंस थे जिसमें कि आपको सोशियो एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात थी, तो वो जो इकोनॉमिक जस्टिस वहाँ जो चर्चा की गई थी, लेकिन वह नॉन जस्टिफिएबल था, क्योंकि आप जानते हो कि हमारा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसके बेसिस पर कोर्ट में डायरेक्ट कोई रिलीफ नहीं मांग सकता था। लेकिन हाँ, वह स्टेट के लिए वह एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट था कि देखो, अभी आपके पास भले ही रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन आपका लक्ष्य वही इकोनॉमिक होना चाहिए, इकोनॉमिक एंड सोशल। और इसके अलावा आप यह भी देखते हैं कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी जस्टिस की बात थी और सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात थी। तो देखिए, अब इसमें थोड़ा सा एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी अगर जिनको होगी और जो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन से समझते आ रहे होंगे, क्योंकि खास के जो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उस पर एक बड़ा ही जबरदस्त चार्ज है। वो चार्ज ये है कि देखिए, एक हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, एक यूएसए का था। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो पहला अमेंडमेंट हुआ था यूएसए में 1991 में, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 2 वर्ष के बाद, उसमें राइट टू एक्सप्रेशन दिया गया था, राइट टू फ्रीडम दिया गया था, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो मतलब यह है कि एक तरफ उसका पहला अमेरिका, यूएसए की पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फ्रीडम को प्रिजर्व कर रहा है, और इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फ्रीडम को दबा रहा है। इज इट जस्टिफाइड? तो देखना, अब 2 कंटेक्स्ट में हमें इस चीज को देखना पड़ेगा। देखिए, हमें लिबर्टी को इन टोटलिटी देखना पड़ेगा। हमें यह याद रखना पड़ेगा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द, यू कैन से, ट्रूथ ऑफ और रिप्रेजेंटिंग द बेसिक एसेंस ऑफ 18th सेंचुरी। जिस समय अमेरिकी क्रांति हुई थी, माय स्टूडेंट्स, यू विल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिस्ट्री, क्योंकि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ये जितने भी सोशल साइंसेस है, ये बहुत एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जिसको हिस्ट्री की अच्छी समझ नहीं है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से समझ सकता है, क्योंकि सिचुएशंस हर जगह होते हैं। या फिर कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको एडिशनली हिस्ट्री उसकी पढ़नी ही पड़ती है। जैसे आप देखें तो जिस समय अमेरिकी क्रांति हुई थी, इट वॉज द फर्स्ट मिडिल क्लास रेवोल्यूशन इन विच द मिडिल क्लास वाइल fighting against the state, because at that time Britain was symbolizing the state। उस समय स्टेट कौन था? ब्रिटेन था, क्योंकि ब्रिटेन वहां उसको कॉलोनी बनाया हुआ था। तो ब्रिटिश मोनार्की से संघर्ष करके, ब्रिटिश पार्लियामेंट से संघर्ष करके, और उसने अमेरिकी लोगों ने जो आजादी पाई थी, तो अमेरिकी लोगों के सामने पहली प्रायोरिटी थी लिबर्टी। यार, जो भी कुछ तुम करो, हमें लिबर्टी दो, और हमें चाहिए पॉलिटिकल लिबर्टी। तो जिस समय अमेरिकन लोगों ने लिबर्टी की बात की थी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी,
उस समय उनके लिए मतलब था सिर्फ मुट्ठी भर मिडिल क्लास के लोग जो अपने प्रॉपर्टी राइट को प्रिजर्व रखना चाहते थे, मनमानी गिरफ्तारी से अपने आप को बचाना चाहते थे, और वह अपनी विधि के समक्ष अपने को सुपीरियर बनाना चाहते थे, बट विधि के समक्ष। लेकिन अब माय स्टूडेंट्स, एक बात आपको जानना पड़ेगा, यह वही अमेरिकी क्रांति है जहां लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की तो बात हो रही है, लेकिन ना तो महिलाओं को मताधिकार मिल रहा है, ना लोअर क्लास को फ्रेंचाइज मताधिकार मिल रहा है, एंड नॉट टू स्पीक ऑफ द स्लेव्स को तो चैटिल विदाउट द राइट समझा गया, माना गया कि यह संपत्ति है जो अधिकार विहीन है, और अमेरिकन फ्रीडम की घोषणा वहां के स्लेव्स पर लागू नहीं होती। अब जब हमें फ्रीडम मिला तो पंडित नेहरू का तो यही कंप्लेन था। उन्होंने ये कहा कि देखिए, माय कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग हाईजैक्ड बाय लॉयर्स ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को हाईजैक कर लिया, क्योंकि हमने जो फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजंस लाया, लेकिन हमारा अभी इकोनॉमिकली एंड सोशली हम पिछड़े हुए थे। तो इकोनॉमिकली एंड सोशली हम पिछड़े हुए थे, तो जब तक हम, अब देखो सवाल है कि जस्टिस भी दो तरह का होता है, लिबर्टी भी दो तरह की होती है, एक होती है लीगल, दूसरा होता है सब्सटेंशियल। तो जो लीगल जस्टिस, भले ही आप लीगल फ्रीडम किसी को दे रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात को भली भांति समझते थे। तो व्हेनेवर ही वाज जस्ट सबमिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू द नेशन, एंड he has given a very historical speech on 25th November 1949, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, हम एक अब नए युग में इंटर कर रहे हैं, एक ऐसे युग में जहां हम पॉलिटिकली और लीगली हम इक्वल हैं, बट इकोनॉमिकली एंड सोशली हम अभी भी अनइक्वल हैं। तो हमारा जो एक तरह से लीगल इक्वलिटी है, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है, तो जब तक यह सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी और लीगल इक्वलिटी दोनों एक नहीं होती, तब तक डेमोक्रेसी कैसे आ सकता है। तो मतलब है कि इस बात को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इशारा कर दिया था कि हमारी स्वतंत्रता अभी अधूरी है। इन द मीन टाइम, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हम रशियन रेवोल्यूशन को कैसे भूल सकते हैं। स्वयं यूरोप में भी फ्रीडम का मतलब बदल गया था। स्वयं यूरोप में फ्रीडम का मतलब हो गया था इकोनॉमिक फ्रीडम भी, क्योंकि इकोनॉमिक इक्वलिटी भी, क्योंकि जब जिस समय से कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म आया तो उसने पूरी जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी उसको चैलेंज कर दिया। तो एक फैक्टर था, आप कह सकते हो, रशियन रेवोल्यूशन। दूसरा फैक्टर था कि 20वीं सेंचुरी और 19वीं सेंचुरी के फ्रीडम में फर्क था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक टाइम ऐसा था कि 19वीं सेंचुरी में इंडिविजुअल लिबर्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, लेकिन आज 20वीं सेंचुरी में इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। फिर भारत जैसे देश जिसकी साक्षरता दर मात्र 16% थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मात्र 32 ईयर्स थी, और हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे, और हम अगर अनडाइल्यूटेड फ्रीडम की बात अगर करते तो हमारा सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता। और मैं आपको बताऊं कि हमारा जब हमें आज़ादी मिली थी, तो आज़ादी की जो शीघ्रवाद है, शीघ्रवाद, उसमें पहला चैलेंज आया अबोलिशन ऑफ जमींदारी उन्मूलन। क्योंकि हुआ ऐसा कि बिहार और यूपी के हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के आधार पर मुकदमा डल गया, जिसमें फंडामेंटल राइट्स का क्लॉज इंसर्ट किया जा रहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा नहीं थी कि आर्टिकल 31 को इंसर्ट किया जाए। आर्टिकल 31 को इंसर्ट किया जाए, दैट इज अ राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि वो जानते थे कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी चलेगी नहीं, क्योंकि हमें आखिर कुछ ना कुछ सोशियो इकोनॉमिक तो चेंजेस लाना ही है, नंबर 1। नंबर 2 कि इंडिया एक फ्यूडल सोसाइटी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ढल रही थी। तो लोगों को डेमोक्रेसी के लिए अभी डिसिप्लिन करना भी आवश्यक था, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में तो मान लीजिए ग्रेजुअली इवॉल्व करके डेमोक्रेसी हुआ, और हम लोगों का क्या था, एकदम अनइक्वल सोसाइटी पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को थोप दिया, वन मैन वन वोट को थोप दिया। फ्रीडम का मतलब कोई नहीं समझ पा रहा था, और कई तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे थे। जो जुडिशियरी थी वो अमेरिकन
जुडिशियरी के पैटर्न को पकड़ के बैठी हुई थी। इंडिविजुअल फ्रीडम इज अनडाइल्यूटेड, हम उसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारा काम है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, और कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है तो है। उधर जो प्रेस है, वह प्रेस खुल्लम खुल्ला कुछ इस तरह की चीजें छाप रही थी जिसे इंटरनल सिक्योरिटी को भी खतरा था, और गवर्नमेंट हेल्पलेस हो रही थी। कई इस तरह के ऑब्जेक्शनेबल जर्नल्स थे जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा छापे जा रहे थे, और गवर्नमेंट कुड नॉट पुट एनी सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ओवर दैट। तो अब इतनी सारी मतलब चैलेंजेस थे। तो अब नेहरू की गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहला तो चैलेंज उनको है एबोलिशन ऑफ जमींदारी का, क्योंकि उधर बिहार के एक जमींदार थे कामेश्वर नारायण सिंह। तो जिसी समय चूंकि स्टेट गवर्नमेंट का डोमेन था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को एक तरह से सजेस्ट किया कि आप ऐसा करिए कि आप लोग जमींदारी उन्मूलन कानून लाइए। और जब ये कानून लाया गया तो इसको चैलेंज कर दिया गया, पटना हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया, और कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। अब क्या उपाय था, आप ही बताइए। ये सही है कि नेहरू के इस स्टेप का बहुत सारे नेताओं ने अपोज किया, के.एम. मुंशी ने किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, शुरू में राजेंद्र प्रसाद ने किया था, लेकिन बाद में वो चेंज हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साइलेंट रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी भी इंडिविजुअल फ्रीडम के अनडाइल्यूटेड पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि SC ST को भी अगर सोशल जस्टिस मिलना है, या जो सोशली बैकवर्ड कास्ट है, या फिर विमेन है, तो वो सारे वीकर सेक्शन के लिए सोच रहे थे, केवल SC ST के लिए वो नहीं सोच रहे थे। तो मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि जब जमींदारी एबोलिशन, इसके बिना कैसे संभव होता। दूसरा चैलेंज आया कि पब्लिक सेक्टर, ये चाहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की पब्लिक सेक्टर को हम इकोनॉमी को चलाने का राइट दें, और वह हम इंडिविजुअल को उससे अलग रख के हम ये पूरा राइट पब्लिक सेक्टर को कुछ खास क्षेत्र में उसको मोनोपोली दे दें। लेकिन पब्लिक सेक्टर को मोनोपोली देने में फिर वही फंडामेंटल राइट्स आ रहा था। तीसरी चीज आ रही थी, जो तीसरा चैलेंज था, वो यह था कि मद्रास गवर्नमेंट ने शिक्षण संस्थानों में कुछ पिछड़े छात्रों को आरक्षण देने की कोशिश की, कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। तो तीसरा मामला आरक्षण का आ रहा था। इट वॉज द मैटर ऑफ रिजर्वेशन। तो अब मुद्दा यह था कि आखिर जमींदारी एबोलिशन तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक महत्वपूर्ण एजेंडा रहा था। व्हाट वाज द सॉल्यूशन देयर? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वहां पर नहीं लाते तो फिर आगे कोई सोशियो इकोनॉमिक चेंजेज हो नहीं पा रहा था। जैसे हमने देखा कि त्रिपुर दमन सिंह ने लिखा कि इसका कुपरिणाम हुआ कि आर्टिकल जो IPC का 124A था वो और भी मजबूत हो गया इस चेंजेज को लाने से। लेकिन अब 124A मजबूत हुआ तो उस समय, अब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें एक बहुत अच्छे सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपना आर्गुमेंट दिया हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक डेमोक्रेसी के ऊपर थे। तो उनको लगता था, एक कहावत आपने सुनी होगी कि सावन के अंधे को हरे ही हरे दिखाई देता है। तो जब आप फंडामेंटल राइट्स को डाइल्यूट करते हो तो इसका मतलब आप इस स्टेट को ज़्यादा पावर देते हो। तो उनको शायद ऐसा लगता था कि हमारी जो रूलिंग क्लास के लोग होंगे वो इतने डिस्क्रिशनरी होंगे कि वो इसका मिसयूज नहीं करेंगे, और कुछ सोशियो इकोनॉमिक चेंजेज के लिए थोड़ा फंडामेंटल राइट्स को डाइल्यूट करना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने डाइल्यूट किया। लेकिन मैंने आपको बताया कि 3-4 सामने प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को कैसे निपटाया जाता, ये चुनौती तो थी। हाँ, अगर नेहरू को आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो इस बेसिस पर क्रिटिसाइज करिए कि उनके सामने ओरिजिनल सीन ये नहीं है। जैसे त्रिपुर दमन सिंह ने भी लिखा है एक जगह कि इट वाज द ओरिजिनल सीन ऑफ नेहरू। ओरिजिनल सीन नेहरू से एक बहुत बड़ी गलती हुई है वहां कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में, और खास के नेहरू जो इंडिविजुअल फ्रीडम के प्रति इतने समर्पित थे, उनके हाथों इतनी गलती कैसे हुई, ये इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज इवन फॉर मी। क्योंकि देखिए, अब कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सिस्ट पार्टी
तो मार्क्सिस्ट पार्टी तो प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन की बात करती है, सरभारा की क्रांति की बात करती है, तानाशाही की बात करती है। वो डेमोक्रेसी को तो बुर्जुआ का षड्यंत्र मानती है। तो जिसको आप डेमोक्रेटिक और इलेक्शन पॉलिटिक्स कहते हैं, उसको तो कम्युनिस्ट पार्टी कभी मानती ही नहीं। इंडिया का कम्युनिस्ट पार्टी वर्ल्ड का पहला कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी थी जिसने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक्सेप्ट किया। एंड केरला में उसने चुनाव लड़े। एंड देन इन 1956 there was the formation of the first elected government in Kerala, and that was the government of Communist Party. केरला में पहला कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार फॉर्म होती है और 1959 में पंडित नेहरू के काल में आर्टिकल 356 का यूज करके ये मिसयूज का एक बड़ा ही मतलब ब्लेटेंट कंट्रावेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और 356 आर्टिकल का यूज करके उस गवर्नमेंट को पुल डाउन किया। हालांकि उस समय मिसेस गांधी शी वाज द जनरल सेक्रेटरी और नेहरू ने ऐसा उन्हीं के एडवाइस पर किया या कहिए तो इंदिरा गांधी के दबाव में किया, लेकिन नेहरू से ही ओरिजिनल सीन हुआ और फिर थ्रू आउट इन हिस्ट्री आर्टिकल 356 का यूज होता है। तो ये पहला वाला जो तुम देखते हो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें यह जो चार्ज किया जाता है यह पार्लियामेंट इलेक्टेड नहीं थी, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के आधार पर इलेक्टेड नहीं थी। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं? यही पार्लियामेंट तो जो पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसी ने तो हमारा भारत का पहला संविधान भी बनाया था। हमारी जो संविधान सभा थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के आधार पर वो कहां इलेक्टेड थी? जो वो थी वही यह थी। उसने एक हाथ से फ्रीडम दिया तो इसने कुछ फ्रीडम को डाइल्यूट किया। तो हम इस बात का रोना क्यों रोते? अब जो सेकेंड वन है इंदिरा गांधी के टाइम में, यह ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्टॉर्शन इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ। इंदिरा गांधी ने पावर का मिसयूज कई स्थलों पर किया, जैसे इमरजेंसी। हालांकि मैं वहां पर एक बात आपको बताऊं, आप लोग मेरी बात पर गौर से सोचिएगा। एक ज्ञान प्रकाश स्कॉलर है, उन्होंने एक चीज हमारी संज्ञान में लाया और शायद मेरी बात आप लोगों को थोड़ा सा तर्कसंगत लगे। मतलब ये कहना है, उनका कहना था कि भाई देखो, कारण जो हो, अब जैसे पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ, इंडिया की सिक्योरिटी खतरे में पड़ी, तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर दे दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर ज्यादा मिलने का परिणाम था कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर का ज्यादा पावरफुल होना। अब जब जाहिर है कि कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल हो गया और वह इमरजेंसी प्रोविजंस का यूज कभी भी कर सकता है, तो ज्ञान प्रकाश का कहना था कि इमरजेंसी प्रोविजंस एक ऐसा प्रोविजंस आ गया कॉन्स्टिट्यूशन में जो किसी भी पार्टी को ललचा सकता था और कोई भी पार्टी नेशनल इमरजेंसी का इस्तेमाल करने का लालच कर सकती थी और यह लालच सबसे पहले इंदिरा गांधी ने कर दिया। क्योंकि देखो, पंडित नेहरू तो बेसिकली ही वाज द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। आज जो भी कहे, लेकिन ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु हैज टेस्टेड द जेल लाइफ फॉर 9 लॉन्ग ईयर्स। 9 वर्षों तक जेल में रहे, जीवन भर व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। हाँ, समाजवाद के प्रति उनका थोड़ा समर्पण था, इसलिए उन्होंने इस वजह से उन्होंने सोशल जस्टिस के नाम पर, क्योंकि देखो अब लिबर्टी जो अमेरिका की लिबर्टी है या यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडिया में जो लिबर्टी है, उसमें हमारी लिबर्टी सोशल जस्टिस से डाइल्यूट होना ही था। तो इस पर आंसू बहाने की जरूरत नहीं, लेकिन आर्टिकल 356 का जो मिसयूज हुआ उस पर जरूर आंसू बहाना चाहिए। उसी तरह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लाया एंड शी हैज कमिटेड द सीन। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि अब अगर उनकी जगह सरकार भी होती, कि अब नेहरू तो फ्रीडम मूवमेंट के प्रोडक्ट थे, लाल बहादुर शास्त्री तो वैसे भी गांधीयन टेम्परामेंट के थे और ही वॉज अ वेरी मॉडरेट लीडर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही कुड नॉट सर्वाइव लॉन्गर। वो अधिक समय तक जीवित ही नहीं रहे। फिर बारी आती है इंदिरा गांधी की, जो अच्छे टेन्योर में वो रही।
उसने इसका मिसयूज किया। ज्ञान प्रकाश का कहना है अगर उसने नहीं किया होता तो कोई भी सरकार आगे कर सकती थी। उसने चूंकि मिसयूज किया, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस उसको मिला, उससे बाकी आगे आने वाली सरकारें डर गई। और थोड़ा सा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में थोड़ा सेफ्टी चेन भी लगाया गया, लेकिन ये सेफ्टी चेन कोई बहुत मजबूत सेफ्टी चेन नहीं है। लेकिन हाँ, इंदिरा गांधी का जो मिसेज इंदिरा गांधी का जो कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, उससे सभी डर गए। तो दिस इज द वन फैक्टर, यू नो। अब मुद्दा ये है कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा पी चिदम्बरम का, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई इंदिरा गांधी ने जो किया, जो 75 से 77 के बीच जो उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लाया और जो मिसगवर्नेंस उस समय हुआ, जो डिस्टॉर्शन ऑफ इंडियन फ्रीडम हुआ, सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम हुआ, उन सब के लिए वो राष्ट्र से माफी मांग चुकी हैं। और जनता ने फिर 1980 का चुनाव उन्हें जिताकर लैंडस्लाइड विक्ट्री से उनकी पुरानी गलतियों को माफ कर दिया है। दैट वाज द सिंबॉलिक ऑफ दैट कि 1980 के चुनाव फिर मिसेज इंदिरा गांधी ने जीता। लेकिन हम यह कहना चाहेंगे कि उन्होंने नेशन से माफी जरूर मांग ली और नेशन ने उनको माफ भी कर दिया, इसके लिए इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 1980 के सेकेंड टेन्योर में हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि उसके बाद भी तो आर्टिकल 356 का ब्लैटेंट मिसयूज हुआ। इसका आपको एग्जाम्पल मिलेगा कश्मीर में, जो शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को पुल डाउन किया गया आर्टिकल 356, और एंटी रामाराव जो हार्ट सर्जरी करवा रहा था अमेरिका में, तो आंध्र प्रदेश की सरकार को पुल डाउन किया गया। वह भी तो इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है। और आर्टिकल 356 का जो केरला से मिसयूज हुआ, उसका लगातार मिसयूज होता गया। वो मिसयूज तब कम हुआ जब एक बार प्रेसिडेंट नारायणन ने एक बार हिम्मत की और जब इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर कमजोर हुआ, जब कोलिशन गवर्नमेंट का एरा आया। और आज की तारीख में आर्टिकल 356 का यूज एक बाईवर्ड बन गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज प्रिवेल कर रहा। ये हुआ पहला मुद्दा। अब चलते दूसरा मुद्दा क्या है हमारे सामने कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लेगेसी। तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लेगेसी के निकट नहीं। पहली बात मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पॉइंट फर्स्ट, वो क्या चाहते थे? तो वो चाहते थे सबस्टेंशियल जस्टिस, और सबस्टेंशियल जस्टिस में के कई पक्ष थे उनके लिए। सबस्टेंशियल जस्टिस का मैं क्या कहूं हिंदी में, लीगल का तो वैधानिक न्याय होता है, सबस्टेंशियल का होता है वास्तविक न्याय। आप कह सकते हो कि भाई देखो, पेपर पर न्याय मिलने से नहीं मिलेगा, पेपर का न्याय जब लोगों के वास्तविक जीवन में आएगा तब सबस्टेंशियल जस्टिस होगा। तो उन्होंने पहला मुद्दा यह उठाया था कि देखिए ऐसा है कि हम वन मैन वन वोट तो हो चुका है, लेकिन वन मैन वन वैल्यू नहीं हुआ है। वन मैन वन वैल्यू तब होगा जब सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होगा। अब हम लोग सोशियो इकोनॉमिक तो कहते हैं, लेकिन कितना भी हम सोशियो रिफॉर्म्स कर ले, लेकिन जब तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं होता है तो सोशल रिफॉर्म्स नहीं होता है। जैसे महात्मा गांधी के साथ ही जो उनका एक विवाद हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह कहना था कि आप इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन करिए। जब तक जो दलित वर्ग के लोग हैं, जिनको हम एससी कहते हैं, उनको जब तक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, जब तक उनको सब्सिस्टेंस नहीं मिलेगा, जब तक अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकते, तब तक तो आप जो भी उनको राइट दे रहे हो पेपर पर, उसका तो वास्तविक इंप्लीमेंटेशन हो नहीं सकेगा। तो उनका कहना था कि भाई पहला एक मांग थी कि इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी आर्थिक पुनर्वितरण। आर्थिक पुनर्वितरण से लेना देना यह है कि जो जिनके पास बहुत ज्यादा है उनसे छीनकर, और जो दलित वर्ग है उनमें, और जो पिछड़े लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े समूह हैं, उनमें वितरण किया जाना चाहिए, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए। ठीक है, अब वह करना है, उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता थी इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स।
तो लैंड रिफॉर्म्स में ठीक है, पंडित नेहरू ने जमींदारी एबोलिशन तो किया, जमींदारी एबोलिशन उन्होंने किया, दिस इज करेक्ट, लेकिन वो जमींदारी एबोलिशन पार्शियल, एक्चुअली लैंड रिफॉर्म्स पार्शियल हुआ। जमींदारी एबोलिशन का मतलब हुआ कि मिडिल कास्ट को फायदा हुआ, क्योंकि जो मिडिल कास्ट थे वो रैयत किसान थे, और रैयत किसानों को उनकी जो भूमि थी उसको स्वामी मान लिया गया। और जो जमींदार उनकी भूमि पर स्वामित्व का दावा करते थे, तो उसमें भी दो तरह की भूमि होती थी। थोड़ा टेक्निकल पहलू है, शायद मैं आपको अभी यहां नहीं समझा पाऊं। टेक्निकल पहलू यह है कि जमींदार के पास दो तरह की भूमि होती थी, एक को आप जिरात भूमि कहते हो, दूसरे को कास्ट लैंड कहते हो। तो जिरात लैंड वह होता था जो उनका व्यक्तिगत लैंड होता था, और कास्ट लैंड वह होता था जिस पर उनके टेनेंट्स खेती करते थे, यानी उसके रैयत खेती करते थे। तो रैयत जो होती थी वो किसान होते थे, उसका मालिक जमींदार ही होता था। तो चलिए, जब जमींदारी एबोलिशन हुआ, जब जमींदारी उन्मूलन हुआ, उसको समाप्त किया गया, तो जो रैयत किसान थे वो रैयत किसानों को उनकी भूमि स्वामित्व के रूप में दे दी गई। और रैयत किसान में अधिकांश थे मध्यवर्गीय जातियां, जैसे यादव जातियां हुई, कुर्मी जाति हुई, कुशवाहा जाति हुई, या रेड्डी कम्मो जो रेड्डी जाति हुई, नायर जाति हुई, उस तरह के आप कह सकते हैं कि मिडिल कास्ट थे। लेकिन जो दलित वर्ग के लोग थे वो भारतीय इतिहास में, चूंकि उनका बहुत ही दयनीय अवस्था रही थी, तो दे वर नॉट गोइंग टू एक्सेस टू लैंड एंड मोस्ट ऑफ देम वर वर्किंग एज द एग्रीकल्चर लेबर। उनमें से जो अधिकांश थे वह कृषक मजदूर के रूप में काम करते थे। तो अब क्या हुआ कि देखिए, अब जमींदारी एबोलिशन हुआ, तो इसका मतलब रैयत किसान को भूमि का स्वामी मान लिया गया। तो वो जो रैयत किसान थे, वो रैयत किसान के पास लैंड आ गया, इस तरह के मिडिल कास्ट के पास। और फिर ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हो गया, हरित क्रांति, और वो उनके पास 20 एकड़ 25 एकड़ अच्छी खासी लैंड हो गई। और वो ह्यूमन्स फार्मर थे, मेहनती किसान थे, तो उन्होंने अपनी तरक्की कर ली। और जब तरक्की कर ली तो पॉलिटिक्स में उनका वेटेज बढ़ गया, और पॉलिटिक्स में वेटेज बढ़ गया तो फिर सारी पॉलिटिकल पार्टी उनको ललचाने के लिए, क्योंकि उनका पॉपुलेशन तो ज्यादा था ही, जिनको आप ओबीसी बोलते हैं, तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी ने फिर आरक्षण को बढ़ावा देकर मंडल आयोग का इंप्लीमेंटेशन हो गया। तो इधर तो चलिए काम बन गया और बहुत हद तक इंपावरमेंट हो गया। लेकिन एससी को फायदा तब मिलता क्योंकि वो भूमिहीन मजदूर थे, जब अतिरिक्त भूमि जमींदारों से लेकर उनके बीच बांटी गई होती। वो हुआ नहीं। तो आज भी आप गांव में देखेंगे तो जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो एससी के लोग हैं, उनके पास कोई पर्सनल लैंड नहीं। आज भी वो एग्रीकल्चर लेबर के रूप में काम कर रहे हैं। एक बहुत छोटा सा शिक्षित समूह है जो आरक्षण का लाभ ले पाया। तो इस मोर्चे पर तो सारी गवर्नमेंट फेल करती है, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, चाहे जो भी गवर्नमेंट है। तो इसमें अगर यह कोई यह दावा करता है कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लेगेसी को बियर कर रहे हैं, तो पहली लेगेसी पर तो आप फेल हैं, नंबर 1। नंबर 2, आइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि इस जाति समस्या का एकमात्र समाधान है, और वह है अबोलिशन ऑफ कास्ट, कि जाति व्यवस्था का, मतलब जाति विभाजन का या जाति व्यवस्था का उन्मूलन कर दीजिए, एबोलिशन ऑफ कास्ट, जाति व्यवस्था का उन्मूलन करिए, का उन्मूलन। अब ये दूसरा वाला है, आप लोग पॉइंट बना सकते हो, 2-2, 3-3 पॉइंट में सभी में डाल देता हूं। जाति व्यवस्था का उन्मूलन करिए, ये इनकी दूसरी महत्वपूर्ण मांग थी। ये जो इनकी दूसरी महत्वपूर्ण मांग थी, तो मैं आपको यह बताऊं कि इस पर तो गांधी से विवाद हुआ था, लेकिन मैं गांधी को फिर भी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी का विवाद सभी जानते हैं कि डॉक्टर गांधी जाति व्यवस्था को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि उनका यह कहना था कि जाति को पेशे से जोड़ा जाना चाहिए, न कि जन्म से। तो डॉक्टर अंबेडकर को लगता था कि भाई ये दकियानुसी बातें कर रहे हैं, दकियानुसी बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था के प्रति इनके मन में समर्पण का भाव, और ये कहीं ना कहीं वो
एक हिंदू संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन चलिए, फिर भी गांधी जी में इतना गट्स था कि उनका जो कन्विक्शन था, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समक्ष रखा कि देखिए, जाति व्यवस्था को मिटाइए मत, बल्कि जाति व्यवस्था को रखते हुए और हम उसको ज़्यादा न्यायपूर्ण बना सकते हैं, क्योंकि जाति व्यवस्था हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है और हम उसको क्यों डिस्ट्रॉय करें, क्यों डिसमेंटल करें, उसको रहने देते हैं, उसको पेशे से जोड़ देते हैं, मतलब इनवैलिड बना देते हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था किसी रूप में आप जाति व्यवस्था को रखेंगे तो ऐसी स्थिति में अनटचेबिलिटी मिटेगी नहीं। तो दोनों के बीच मतभेद हुआ। खैर चलिए, लेकिन जो अंबेडकर का जो कास्ट सिस्टम के प्रति जो प्रतिरोध था वो बड़ा ही रेडिकल था। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को अंबेडकर की लेगेसी का वाहक कहती है, उसने कास्ट एबोलिशन के लिए क्या किया, बल्कि आज इलेक्शन पॉलिटिक्स और आरक्षण के कारण कास्ट का ढांचा और भी इंडिया में मजबूत हो गया। अब देखिए, इलेक्शन में कास्ट में आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल मोबिलाइजेशन होता है कि यहाँ पर इक्वेशन कैसे बने, तो जाट, यादव, बनिया, इस तरह से इक्वेशन बनाते हैं कि अरे भाई इस स्टेट में ये सब डोमिनेंट कास्ट है, इसमें कौन है, तो यहाँ पर दलित वर्ग है, मुस्लिम है, तो इनको एक समूह बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कास्ट को बचाया ही नहीं गया, बल्कि कास्ट को एक इक्वेशन बना के इलेक्शन पॉलिटिक्स में चलाया जा रहा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कहा था कि कास्ट को एनिहिलेट करिए। इसी पर मैं बताता हूं एक चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जरा इस पर आप लोग गौर करिएगा। देखिए, ब्रिटिश शासन की बात थी, तो पहले क्या हुआ था कि जैसे हिंदू एक धर्म के रूप में माना जाता था। फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश ने एक जाति आधारित जनगणना करवा दी। तो जाति आधारित जनगणना, धर्म और जाति के आधार पर, दोनों आधार पर करवाई। तो जब वो धर्म के आधार पर जो जनगणना हुई, तो उसमें ब्रिटिश सरकार ने अपने ऑफिसर्स को कहा कि देखो, ऐसा है कि जितने क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, पारसीज हैं, जो अदर समूह के लोग हैं, उनको आप लोग काउंट करिए और काउंट करके नंबर को फिक्स करिए, और बाकी इसके बाद जितने भी बच जाते हैं उनको हिंदू में काउंट करिए। तो इस तरह से काउंट हुआ। तो एक हिंदू कम्युनिटी, एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी को एक इंस्टीट्यूशनल बेसिस मिल गया कि भाई इतनी बड़ी कम्युनिटी है जो हिंदू है। तो अब मान लीजिए उस समय 77-78% जनसंख्या हिंदुओं की थी। तो अब हिंदू तो मेजोरिटी थी, और उसी समय कहीं ना कहीं सांप्रदायिक राजनीति भी शुरू हो गई। उधर मुस्लिम लीग का भी इरादा बदलने लगा सर सैयद अहमद खान का, इधर आर्य समाजी आ गए, दयानंद सरस्वती जैसे भी सुधारक थे। तो जो पहला सेंसस हुआ 1881 में, उसमें ऐसा पाया गया कि क्रिश्चियंस का पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ रहा है, तो आर्य समाज हिंदुओं को संगठित करने का प्रयास करने लगा। अब हिंदुओं को एक ही बात का खतरा नजर आ रहा था कि देखो भाई, इसमें कास्ट सिस्टम है, और कास्ट सिस्टम इसमें है तो वो हिंदू समाज को तोड़ देगा। अगर कास्ट को हम लोग डिनाई कर दें और कम्युनल आइडेंटिटी को रखें केवल हिंदू, तो सोने में सुहागा रहेगा। हम 78% लोग कंसोलिडेटेड रहेंगे, नहीं तो हम 4-5% में बट जाएंगे, कोई 7-8% जिसकी जितनी जनसंख्या। तो आर्य समाज इन्हीं के पक्षधर थे। आर्य समाज हिंदू संप्रदाय को कंसोलिडेट करने के लिए आर्य समाज चाहता था कि हम जाति व्यवस्था को डिनाई कर दे और मिटा दे। तो आर्य समाज ने जाति विभाजन को अस्वीकार कर दिया और वेदों के आधार पर किया कि वैदिक काल में जाति व्यवस्था नहीं थी, और वह हिंदू पहचान पर बल देना चाहती थी। तो जब इधर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति कास्ट सिस्टम का विरोध कर रहे थे, तो यह बात कहीं ना कहीं सूट कर रही थी आर्य समाज को भी। तो लाहौर में आर्य समाज की एक शाखा थी। वो आर्य समाज की शाखा जो लाहौर वाली थी, उसका नाम था एक जाति पाति तोरक मंडल। तो जाति पाति तोरक मंडल करके उसने एक संस्था बनाई। तो उसी जाति पाति तोरक मंडल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक इनविटेशन मिला कि आप आइए और इस पर आप स्पीच दीजिए, आपको स्वागत है।
तो फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तैयार हुए, जाति व्यवस्था के अगेंस्ट में बोलना है, उसको तोड़ना है, तो इससे बड़ा ऑफर उनके लिए क्या हो सकता था। फिर जाति पाति तोरक मंडल से फिर एक दूसरा प्रपोजल आया कि देखिए ऐसा है कि चूंकि हमें अपने ऑडियंस को पहले मतलब चूंकि ऑडियंस कम से कम हमारे थीम को समझ सके कि किस पर लेक्चर होने वाला है, इसलिए हम उनको एक सिनॉप्सिस देना चाहते हैं। तो प्लीज आप एक सिनॉप्सिस बनाकर दीजिए कि आप क्या क्या स्पीच देना चाहते हैं। तो जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब सिनॉप्सिस बनाकर भेजा तो उनका दिमाग ठनक गया, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल जाति व्यवस्था के ही विरोधी नहीं थे, वो हिंदू पहचान के ही विरोधी थे। उनका यह कहना था कि देखिए गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। उनका कहना था कि देखिए जो हिंदू पहचान है वही जाति व्यवस्था का आधार है, तो जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंदू पहचान को तोड़ना होगा। अब तो आर्य समाज का दिमाग ठनक गया कि अरे ये तो मेरा पूरा बेड़ा गर्क करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो जाति पाति तोरक मंडल ने इनके लेक्चर को कैंसिल कर दिया, और तब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना सिनॉप्सिस बना चुके थे। तो उन्होंने वही उसी के एक बुक के रूप में 1936 में प्रकाशित कर दिया था, वो था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वो अभी भी आपको मार्केट में मिलेगा, पतली सी है, और वो बुक के देखने से ही आपको ऐसा प्रतीत होगा कि बड़ा इनफॉर्मली लिखा गया है, फॉर्मली नहीं लिखा गया है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि दूसरी जो लेगेसी, अब इस लेगेसी पर न कांग्रेस खरा उतर रही है, न बीजेपी पार्टी खरा उतर रही है, न कोई तीसरी पार्टी, न आम आदमी पार्टी, क्योंकि इन दोनों में से, इन दोनों मोर्चे में से किसी ने इस तरह का कार्य अभी तक किया नहीं। और फिर हम देखते हैं कि ये दो चीजें हैं। तीसरी चीज, जहां तक संविधान की बात है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही। वो बात उन्होंने एक बड़ा अच्छा टर्म दिया, वो टर्म था संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब उनका ये कहना था कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजंस है वो प्रोविजंस केवल पेपर पर है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है बुरा है वह तय करता है उसका चलाने वाला कैसा है। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का मतलब उनका यह था कि कॉन्स्टिट्यूशन के केवल हम शाब्दिक अर्थ को या कॉन्स्टिट्यूशन के शब्द को ना ले, हम कॉन्स्टिट्यूशन के शब्द के अर्थ को अक्षरशः पालन करने की कोशिश करें, और कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्य के आधार पर हमारे राजनीतिक दल और देश का व्यवहार होना चाहिए। अब आप ही बताइए आज की तारीख में कितने राजनीतिक दल आपको लगते हैं जिनका व्यवहार कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के आधार पर? हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन को चकमा देने की कोशिश आपको नजर आएगी, चाहे वो राज्यपाल जैसी संस्था राज्यपाल की नियुक्ति में हो, या स्पीकर का रोल हो, या पार्लियामेंट्रियन प्रोसेस हो। अब तो हद हो गई, वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में पहली बार इंपीचमेंट का प्रोविजन, हालांकि वो चलेगा नहीं, लेकिन यह प्रोविजन लाने की आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी? आखिर जो इंस्टीट्यूशन है उसका न्यूट्रल बिहेवियर क्यों नहीं? तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, लेकिन हम सारे राजनीतिक दल जहां भी अवसर मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन को झांसा देने से नहीं चूकते। माने कॉन्स्टिट्यूशन का झांसा, कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर में प्रोविजंस कुछ और हो लेकिन हम कुछ और कर गुजरे, ये कोशिश हमारी होती। अब ये तर्क कोई बहुत बढ़िया तर्क नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में क्या कर रहे हैं, वो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में वो डेमोक्रेसी को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम 75 ईयर्स के बाद या 75 ईयर्स बीतने पर जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को याद कर रहे हैं, तो हमारा याद करने का बेसिस क्या है कि हमने कितना जस्टिस किया। अब ये तीन आधार है, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, आर्थिक पुनर्वितरण, दूसरा जाति व्यवस्था का उन्मूलन, और तीसरा संवैधानिक नैतिकता। माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, इन तीन क्राइटेरिया जो डॉक्टर अंबेडकर की लेगेसी का दावा इंडिया की कोई भी पार्टी करती है, वह कोई भी पार्टी इस दावे पर खरा नहीं उतरती है। कोई भी पार्टी इस दावे पर खरा नहीं उतरती है
इसलिए यह दावा करना कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ ब्लू टी शर्ट पहनकर अगर राहुल गांधी चले जाते हैं पार्लियामेंट में, या ब्लू साड़ी पहनकर अगर प्रियंका गांधी जाती हैं और अपने आप को जय भीम का नारा देती हैं, उससे वह अंबेडकर के उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे। और ना अगर बीजेपी आइडियलाइज करती है और अंबेडकर से अपना संबंध जोड़ने की कोशिश करती है तो उनका कोई बेसिस बनता है, और चाहे कोई तीसरी पार्टी हो। तो ये दूसरा बेसिस हुआ। अब तीसरा बेसिस भी देखते हैं। तीसरा बेसिस है कि भाई सभी कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को अपहोल्ड कर रहे हैं। देखिए, इस पर मुझे एक लतीफा मतलब स्टैंडर्ड लतीफा है, कोई घटिया और कोई चिप लतीफा नहीं है। जैसे एक वार टाइम करके मैंने बुक पढ़ी थी राजीव डोगरा की, तो उन्होंने एक चीज बहुत अच्छा कोट किया कि यह इटली में एक जगह है नेपुल्स। तो नेपुल्स का एक फ्यूडल लॉर्ड था, मतलब फ्यूडल लॉर्ड होता है नाइट उसको योद्धा कहते हैं। तो पहले यूरोप में योद्धाओं में क्या होता था कि आपस में जैसे विचारों में मतभेद हुआ, अधिकांश मैरिज के लिए होता था, लव के लिए होता था, कोई एक बीच में प्रिंसेस होती थी, दो उस तरह के नाइट होते थे, दोनों मैरिज करना चाहते थे, तो प्राय ऐसा होता था। कई बार विचारों को लेकर भी हो जाता था कि मेरा विचार करेक्ट है तो तुम्हारा विचार करेक्ट है। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि वो लोग क्या करते थे कि दो तलवार बीच में रख देते थे, तब तक पिस्टल नहीं हुआ करता था या बंदूक, तो दो तलवार रख देते थे और दोनों उस तलवार की तरफ दौड़ते थे, और जो एक हाथ जो तलवार उठाते थे और दोनों लड़कर जो जिसको मार दिया वो जीत गए, और या दूसरे को गिरा दिया या इंजर्ड कर दिया तो भी जीत गए, उनके विचार की जीत हो गई। तो राजीव डोगरा ने कहा कि नेपुल्स में एक बड़ी हास्यास्पद घटना देखी गई। एक नाइट था, मतलब एक योद्धा था, इसको कहते थे ड्यूएल फाइटिंग। तो इस तरह के 20 ड्यूएल फाइटिंग लड़े, और वो 20 ड्यूएल फाइटिंग लड़ने की वजह क्या थी? तो लड़ने की वजह यह थी कि वह आदमी इस आधार पर बहस कर रहा था दूसरे से और अपने विचार को मनवाने की कोशिश कर रहा था कि अरस्तु बड़ा विद्वान है या दांते और अरस्तु में बड़ा विद्वान क्या है। इस आधार पर उसने 20 ड्यूएल फाइटिंग किए, और अंत में एक दिन खुद वह कन्फेस किया कि उसने ना तो दांते को पढ़ा है और ना ही अरस्तु को, दोनों में से किसी को नहीं पढ़ा। कुछ यही बात लागू हो जाती है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज पर, जो कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किया, उसके वैल्यूज को हम प्रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन उस वैल्यू को प्रिजर्व करने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअल वैल्यूज क्या है, हमें लगता है कि उसको ठीक से लोग नहीं समझ पा रहे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी की कमी केवल आम आदमी में नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज में भी है, और वैसे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है लॉयर्स पैराडाइज। अब देखिए, जो इस आधार पर आप नेहरू की आलोचना करते हैं, और कुछ हद तक उचित भी है कि भाई उन्होंने पहली बार फंडामेंटल राइट्स को डिस्टॉर्ट किया, फंडामेंटल राइट्स को मोड़ा। लेकिन यूएपीए क्या है, या फ्रीडम के कर्टेलमेंट का एक भी ओकेजन मिलता है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उससे बाज नहीं आती है। ह्यूमन राइट्स के फ्रंट पर सभी का डिसमल रिकॉर्ड है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो एक एक इंस्टीट्यूशन को आप देखिए, आप सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को देखिए, स्टेट्स अपने आप को इतना सफोकेटेड फील करते हैं। रूल ऑफ गवर्नर्स को देखिए, चलिए आप ये क्लेम करते हैं कि हम आर्टिकल 356 का मिसयूज नहीं कर रहे या नहीं हो रहा, कहीं पर प्रेसिडेंट रूल लागू नहीं हुआ। लेकिन प्रेसिडेंट रूल नहीं लागू हुआ, लेकिन गवर्नर जो राज्य सरकार के विधेयक पर बैठा रहता है, जबकि एक निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, और जो एक निर्वाचित गवर्नमेंट के स्टेट में अवहेलना होती है, उसका क्या? जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन से उसमें इंटरवेंशन होता है,
इलेक्शन कमीशन पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है और कहीं ना कहीं वहां पर भी वह फेयर अपॉइंटमेंट देखने को नहीं मिलता है। हर तरह के इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज, कोई ऐसा नहीं कि यहां, पीछे भी यही हुआ, आज भी वही हो रहा। सबसे हास्यास्पद स्थिति यह लगती है कि राजीव गांधी ने एंटी डिफेक्शन बिल लाया था 1985 में, हमें याद है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर पहला हुआ था, फिर 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सुधारने के लिए हुआ कि आया राम गया राम का युग समाप्त हो जाए। लेकिन स्पीकर ने जितना इसका ब्लैटेंट मिसयूज किया है, और रिसेंट कुछ समय के बाद आप देखते हो यही चीज जो महाराष्ट्र में हुआ, स्पीकर ने जो वहां रोल प्ले किया, सुप्रीम कोर्ट तक की अवहेलना। अब जुडिशियरी जैसी इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी आपने रिसेंट में एक दो घटनाएं, एक दो स्टेटमेंट देखा होगा, आपने इलाहाबाद जज के कंटेक्स्ट में देखा होगा। ये सब चीज तो दैट इज रनिंग काउंटर अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और चीफ मिनिस्टर इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये कहां तक करेक्ट है? यूएपीए का जो इतना मैसिव मिस यूज हुआ, उसका वो कहां तक करेक्ट है? लेकिन यही चीज फिर कांग्रेस गवर्नमेंट में भी। अब देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ का उतना मिसयूज, गवर्नर के पोस्ट का मिसयूज, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ, इंडिविजुअल फ्रीडम का कर्टेलमेंट, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यह दर्शाती है कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड नहीं किया जा रहा है, उसके बेसिक वैल्यूज को अपहोल्ड नहीं किया जा रहा है, और ना इस बेसिक वैल्यूज को पहले अपहोल्ड किया गया था। कांग्रेस गवर्नमेंट में भी इसकी अवहेलना हुई थी। तो हम लोगों को ये 75 ईयर्स बीतने पर पहले ये ओथ लेना चाहिए कि दो स्तर पर काम, और ये मैं समझता हूं कि फ्रीडम के बाद शायद नेहरू की सरकार से ही यहां पर फेलियर हुआ है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को जनता तक पहुंचाइए, और जनता तक पहुंचाने का साधन यही है कि आपको एजुकेशन स्प्रेड करना पड़ेगा। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन के मोर्चे पर ही जब हमारी सरकार फेल कर गई, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जो है वो परकोलेट होकर कॉमन पीपल तक नहीं आ पाया। और यही वजह है कि आज देखिए फ्री बीज, अरे भाई हर इलेक्शन के बाद अनाउंसमेंट होता है कि महिलाओं को इतना अमाउंट ट्रांसफर होगा, कितना नेशनल रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है, क्योंकि उससे ना तो महिलाओं का कल्याण हो रहा है, ना पुरुष का कल्याण हो रहा है, ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये सस्टेनेबल नहीं है। जो फ्री बीज इकोनॉमी है, दैट विल डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन। इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पीछे नहीं है। राहुल गांधी ने जो प्रॉमिस किया था, अगर उनकी सरकार बन जाती तो क्या वो प्रॉमिस पूरा कर पाते फ्री बीज का? तो मतलब यह है कि इसमें से सभी पार्टी यह ओथ ले कि भविष्य में हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करेंगे, इस दावे को वापस ले ले कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड कर रहे हैं। अपहोल्ड किसी ने नहीं किया। 75 ईयर्स बीत गए, हमारे जो संविधान निर्माता को अभी अगर वो कब्र से निकल कर आए और संविधान का जो इम्प्लीमेंटेशन देखें, तो शायद वो दोबारा कब्र में ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस संविधान को कंसीव किया था, संविधान ने वह दिशा नहीं ली। और सबसे अधिक धक्का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही इस बात को चेताया था लोगों को कि देखिए संविधान की दिशा क्या होगी, ये डिपेंड करेगी उसके चलाने वाले कैसे। तो मैं फ्रेंड्स, हमने इस बहस के बारे में जो अनुभव व्यक्तिगत तौर पर एक कॉन्शियस सिटीजन होने के नाते किया, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ टीचर, वो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ और व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता था। तो आई हैव जस्ट शेयर्ड विथ यू। आऊंगा फिर किसी दूसरे लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू अगेन।